कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है। कम्बो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिखे हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, भाई टॉक आप गांधी, आई वांट नो पॉलिटिकल डिस्कस इन क्लास। गांधी से क्या मतलब है? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं करती। इस पर तो अभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मार कर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग खा कर मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकाल कर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत
स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत केशव की होगी। मिस केशव बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है। इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और केशव ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ। मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? केशव सन्न। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? केशव सन्न। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंसती। केशव ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत मत भेजती रहना। सुधा और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। केशव अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही केशव ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और केशव बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके केशव की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आँख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रूपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी, उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छन कर धूप
बरसने लगती थी। वहाँ घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छाप किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी बेड़ी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ। बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमाइन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ। लुप्त जो एक दूसरे को देखकर सोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई। बस एक गरुड़ सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रख कर बोली, कैफ बरदोस बादलों को ना देख। कैफ बरदोस बादलों को ना देख, बेखबर तो ना कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है। सूधी आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांग लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्वाब है तो बड़ा नाजुक मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से सबका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में ना फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ।
हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये स्वभाव, ये उठन और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की, खुद ब्याह करने की ठान चुकी, दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या फिक्र तो तुम लोगों की है कि होता तो लेट कर बादल देखती है। गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा। गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का, मंगनी कब होगी तेरी। मंगनी क्या किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बारात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया, बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से